ब्रेक के बाद कमाई का अड्डा में आपका फिर से स्वागत है और अब बिग मार्केट वॉइसेस की कड़ी में चलते हैं और इस क्रम में हमारे साथ सिट्रस एडवाइजर्स के फाउंडर संजय सिन्हा मौजूद हैं। संजय जी, अमूमन ये बात हम किसी भी दिन जब शुरू करते तो शायद इंडस्ट्रीज से, स्टॉक से, सेक्टर से करते, लेकिन आज कोई भी बात अगर रतन टाटा जी से ना शुरू की जाए तो शायद बेईमानी होगा। आपकी कभी मुलाकात हुई थी उनसे या फिर कभी बात हो पाई हो, कोई ऐसा मौका मिला हो जब उनसे बात करने का मौका मिला हो? देखिए, उनसे वन ऑन वन मिलने का मौका तो नहीं मिला मुझे, लेकिन एक छोटी गैदरिंग में उनके साथ कुछ समय गुजारने का मौका मिला मुझे। और एक चीज जो मेरे ख्याल से मैं अकेला नहीं हूँ, सारे लोगों ने भी कहा होगा, उनकी विनम्रता। वो इतने, जब मैं उनसे मिला था उस समय वो चेयरमैन थे, लेकिन वो जब हम लोगों से मिल रहे थे तो लग रहा था जैसे कि वो हमारे बहुत ही करीबी हों। और जिस आत्मीयता से वो मिल रहे थे वो बिल्कुल मैं समझता हूँ कि एक हमारे लिए, मेरे लिए पर्सनली एक मेमोरेबल इवेंट रहा होगा। तो ये तो जरूर उनकी पर्सनैलिटी की महानता थी। और आज जो हम उनके प्रति जो हम अपना सम्मान और उनके प्रति जो अपना स्नेह महसूस करते हैं, वो उनकी व्यावसायिक उपलब्धियों से ज्यादा उनकी पर्सनल क्वालिटीज के लिए हम उनको ज्यादा याद करते हैं। तो आज उनको नमन करना आपने बिल्कुल सही किया वीरेन जी। कार्यक्रम की शुरुआत उनके ही याद के साथ किया। जी, चलिए अब एक काम करते हैं, आते हैं बाज़ार पे लौट के। और इस वक्त के ये बाज़ार का जो पिछले 3-4 दिन का स्ट्रक्चर है संजय जी, आप उसे कैसे रीड कर रहे हैं? और अब दिक्कत ये हो रही है, जब चाइनीज़ मार्केट भी कोलैप्स हो रहे हैं उस वक्त भी हम अपना कॉन्फिडेंस रीगेन नहीं कर पा रहे हैं। और ये एफआईएस की सेलिंग इंटेंस होती गई है, डेरिवेटिव्स में उनकी प्लेसमेंट काफ़ी नेगेटिव है। सडनली ये चेंज आया, ये तब्दीली सडनली क्यों हुई है? और ये नॉर्मलसी जो होती है वो कब तक आएगी? आपका मानना क्या है? क्या अर्निंग सीजन एक बार गुजर जाए तब कोई स्टेबिलिटी आएगी? तो देखिए वीरेन जी, जैसा मेरा मानना है कि शॉर्ट टर्म में बाजार पे इवेंट्स का प्रभाव बहुत ज्यादा पड़ता है। और अपने सामने अगर आप देखें, अगले 1-2 महीनों में 3-4 ऐसे बहुत बड़े इवेंट्स हैं जिनका प्रभाव मार्केट पर बहुत ज्यादा रहेगा। सबसे बड़ी जो इवेंट है वो हमारे ख्याल से मिडिल ईस्ट में जो सिचुएशन क्रिएट हो गया है, अगर वो मान लीजिए कि विकराल रूप ले लेता है तो क्रूड के प्राइसेस पर इसका डायरेक्ट असर पड़ेगा। हम सभी जानते हैं कि हम करीब 255 मिलियन टन क्रूड इंपोर्ट करते हैं। करीब हम 130 से लेके 150 बिलियन डॉलर सालाना खर्च करते हैं क्रूड के इंपोर्ट्स पे। तो अगर क्रूड के दाम बढ़ते हैं तो उसका डायरेक्ट असर हमारे बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स और हमारे करेंसी पे पड़ेगा। मेरे ख्याल से अगर एफआईआई की सेलिंग बहुत ज्यादा भारत में हो रही है तो उसका एक कारण ये भी है। 3 इसके अलावा भी इवेंट्स हैं जो महत्वपूर्ण हैं। एक तो यूएस इलेक्शंस का आउटकम, क्योंकि उसके बाद उनकी इकोनॉमिक पॉलिसीज भी निर्धारित होगी। और फेड रेट जो कट हो हुई है, आगे जाके कितनी काटी जाएगी, ये भी एक महत्वपूर्ण फैक्टर रहेगा। तो ये 2 फैक्टर्स हो गए जो यूएस से आ रहे हैं। अगर हम लोकली देखें तो लोकली भी 2 फैक्टर्स हैं जो कि महत्वपूर्ण है और बाजार पर इसका असर होगा। 2 मुख्य स्टेट इलेक्शंस गुजर गए और हमारे अपने प्रदेश महाराष्ट्र के इलेक्शन भी कुछ महीनों में होने वाले हैं। और इस इलेक्शन में लोगों की एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा रहेगी। और जैसा देखा गया है, हर स्टेट इलेक्शन को सेंट्रल गवर्नमेंट का रेफरेंडम माना जाता है। तो महाराष्ट्र के इलेक्शंस का आउटकम भी बाजार देखेगा। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है दूसरी तिमाही के रिजल्ट्स। पिछला जो 3 महीना गुजरा, मॉनसून के एक्सट्रीम नेचर के कारण इसका प्रभाव कंजम्पशन पर, और नॉट ओनली कंजम्पशन, हाउसिंग से रिलेटेड सेक्टर्स, इन पर पड़ा है। इसका असर सेकेंड क्वार्टर के रिजल्ट पर क्या पड़ता है ये देखना जरूरी है। और उससे ज्यादा, क्या हम FY25 की जो ईपीएस एस्टिमेट है, जो इस समय हम 1150 रुपया निफ्टी की ईपीएस एस्टिमेट मेंटेन किए हुए हैं, जो कि 12-13% की ग्रोथ है, क्या वो ग्रोथ रेट मेंटेन होगी, ये भी एक महत्वपूर्ण कारण रहेगा। तो मेरे ख्याल से इस तरह के जो कॉम्प्लेक्स सिचुएशन बाजार आज झेल रहा है, इस सिचुएशन में बाजार में बहुत ज्यादा तेजी आने की संभावना
तभी होगी जब कुछ ज्यादा लिक्विडिटी का फ्लो बाजार में आए, जो कि आज ऐसा नहीं लग रहा। यहाँ से अगर मार्केट ने अपनी चाल को और सुधारना है, लीडरशिप कहाँ से आएगी संजय जी? एक बार फिर हम देख रहे हैं बैंक्स में एक अच्छा खासा मोमेंटम आता हुआ। इस बीच इनफैक्ट एक अपडेट मैं आपको दे दूं, सितंबर में ग्रॉस एसआईपी इनफ्लो जो है वो जोरदार आया है। वो आंकड़ा अभी आई थिंक 25,000 करोड़ का हमने फ्लैश किया। वो डेटा पॉइंट्स एक बार फिर स्क्रीन पर लेकर आइएगा प्लीज़ डायरेक्टर साहब, क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट नंबर्स हैं। हाँ देखिए, सितंबर में ग्रॉस एसआईपी इनफ्लो 24,504 करोड़ का बढ़ा ही है, हल्का सा बढ़ा है, बढ़ा ही है। तो फंड फ्लो लगातार जारी है। अब सवाल यही है कि इस रीसेंट करेक्शन में लोगों ने कहां पर पैसा लगाना शुरू किया। एफआईआईज ने बिकवाली अगर की है, फंड्स आप जैसे दिग्गज निवेशक हाल फिलहाल में क्या खरीद कर बैठे हैं? तो अगर आप हर्षिता जी फ्लोज को देखें तो पिछले 3 महीने में डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स का सेकेंडरी मार्केट में 1 लाख करोड़ से ज्यादा की खरीदारी हुई। और पिछले 3 महीनों में 2 महीने ऐसे गए जहां पर एफआईआई की नंबर एक्चुअली पॉजिटिव थी। सितंबर का महीना और अगस्त का महीना में एफआईआई का नंबर्स अगर आप देखें तो वो पॉजिटिव था। उसके बावजूद भी अगर आप एफआईआई के नंबर्स और डीआईआई के नंबर को जोड़ लें तो बहुत ज्यादा तेजी आपको भारतीय बाजार में इतनी नहीं दिखी जितना कि उस अमाउंट ऑफ इनफ्लो से होना चाहिए था। यानी कि बाजार को कोई फैक्टर है जो भी रोक रहा है। और अभी जब अक्टूबर के महीने में एफआईआई की फ्लोज बहुत स्ट्रांगली नेगेटिव हो गई है, ग्लोबल सिचुएशन नेगेटिव हो गया है, तो इस बैकग्राउंड में मुझे लगता है जो आपने डोमेस्टिक फ्लोज के नंबर दिखाए, एसआईपी के फ्लोज, और हमारे ख्याल से जो नेट इक्विटी का फ्लोज इन अक्टूबर के महीने में, सॉरी सितंबर के महीने में रहा है, वो करीब 34,000 या 35,000 करोड़ का है। तो ये नंबर ही है जो बाजार को स्टेबिलिटी प्रदान करेगा इस वॉलेटाइल एनवायरनमेंट में। और आज मेरा तो मानना ये है कि जब तक डोमेस्टिक इन्वेस्टर इक्विटी के तरफ अपनी पीठ नहीं करता, तब तक इस बाजार को जो मेन लाइन इंडिसेस है उनमें 6-7% से ज्यादा करेक्शन दिखाना बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर एक बायस रखना हो किसी पर्टिकुलर सेक्टर पर जो अब तक चला नहीं है और यहाँ से अब चलने की क्षमता रखता है, वो क्या रहेगा? तो हर्षिता जी, मुझे लगता है कि चूंकि माहौल थोड़ा सा केयरफुल हो गया है, तो शॉर्ट टर्म में लोग हो सकता है वैल्यू बेस्ड इन्वेस्टिंग को चेज ज्यादा करें कंपेयर टू ग्रोथ। और इसमें ये भी संभव है कि डिफेंसिव सेक्टर ज्यादा अच्छा करें, और वैसा दिखता भी है। पिछले कुछ महीनों में अगर आप देखें तो फार्मा और एफएमसीजी एंड आईटी, ये 3 सेक्टर ने काफी अच्छा प्रदर्शन दिया। और जो पहले के स्टार्स हैं जैसे कि डिफेंस, रियल एस्टेट, उनका प्रदर्शन पिछले 3 महीनों में काफी खराब रहा। मेरे ख्याल से देखिए, बाजार में हो सकता है कि मनी मूव करना शुरू करे फ्रॉम दी सिक्लिकल सेक्टर्स टू द डिफेंसिव सेक्टर्स, लेकिन मेरे ख्याल से भारत की स्टोरी अगर है तो वो ग्रोथ की स्टोरी है। और ग्रोथ की स्टॉक्स कभी भी आपको सस्ते नहीं मिलते हैं, मायूसी के माहौल में ही मिलते हैं। तो मेरे ख्याल से इस वीकनेस में मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड इन जो सेक्टर्स हैं उनके स्टॉक्स को अक्यूमुलेट करना चाहिए, ना कि हर्ड मेंटालिटी की तरह वैल्यू को चेज करते हुए या डिफेंसिव को चेज करते हुए बहुत बड़ी मात्रा में पैसा एफएमसीजी या फार्मा में लगाना चाहिए। अच्छा संजय जी, एक और चीज़, मतलब जो बीते 1-1.25 महीने जिस चीज़ के नाम रहे वो था वर्ल्ड वाइड आपकी रेट कट की प्रोसेस शुरू हो गई, प्रक्रिया शुरू हो गई। कल आरबीआई ने अपना स्टांस को परिवर्तन करके न्यूट्रल किया। दैट मीन्स अगले 3-4-6 महीने में कुछ पॉलिसीज़ में आपके पास एक रेट कट होगा, और अगर इन्फ्लेशन ठीक ठाक ट्रेजेक्टरी में रही तो आपका रेट सेंसिटिव्स को पिक करने का ऑर्डर क्या रहेगा? अब उसमें बैंक्स हों, अब बैंक्स को आप कई धड़ों में बांट सकते हैं, प्राइवेट, सरकारी, मिड कैप, लार्ज कैप, देन एनबीएफसीज, ऑटो या फिर रियल एस्टेट। रेट सेंसिटिव्स का पिकिंग ऑर्डर क्या होना चाहिए इस वक्त, जो कि अच्छी यहाँ से एक मीनिंगफुल रिटर्न जनरेट कर सके? तो देखिए, मैं रेट सेंसिटिव में सबसे पहले एनबीएफसी को अक्यूमुलेट करना शुरू करूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि वहां पर रेट कट के माहौल में अपॉर्चुनिटी उनको ज्यादा मिलेगा। अगर मैं सिर्फ रेट कट पर ही फोकस रहूं तो सेकंड जो सब सेक्टर मेरे लिए अट्रैक्टिव रहेगा वो रहेगा पब्लिक सेक्टर बैंक्स।
क्योंकि पब्लिक सेक्टर बैंक्स की जो ट्रेजरी बुक है वो नॉर्मली जरूरत से ज्यादा होती है, और जब भी रेट कट होता है तो उनकी ट्रेजरी बुक के कारण उनको कैपिटल गेन्स रिकॉर्ड करने का अपने नंबर्स में अवसर मिलता है। तो वो रहा ये दो। और ओवरऑल रेट कट जो है वो मेरे ख्याल से जो क्रेडिट ग्रोथ है उसको इजाफा उसमें बढ़ोतरी प्रदान करेगा। तो थर्ड ऑर्डर में रहेगा मेरे लिए प्राइवेट सेक्टर बैंक। इनके अलावा देर आर सम अदर रेट सेंसिटिव जो कि मेरे ख्याल से बेनिफिशियरी होंगे रेट कट के माहौल में। उनमें कुछ हाई टिकट कंजम्पशन सेक्टर्स, जैसा कि उनमें से एक सेक्टर का नाम आपने लिया, रियल एस्टेट भी बेनिफिशियरी होगा। मेरे ख्याल से ऑटो भी एक बेनिफिशियरी होगा रेट कट के माहौल का, अगर क्रूड के प्राइसेस बहुत ज्यादा ऊपर ना चले जाएं तो। संजय जी, चाहे वो NSDL का IPO अप्रूवल या फिर NSE का IPO, ये पूरा इस नॉन लैंडिंग स्पेस को आपके फाइनेंशियल्स में काफ़ी वाइब्रेंट बना के रखा है इसने। हाँ, एक बात दूसरी है, अब जो डिस्काउंट ब्रोकर्स थे वो थोड़ा दिक्कत में, और उनको सब्सटेंशियली अपने आई थिंक प्राइस हाइक लेना पड़ेगा। इस पूरे स्पेस को आप कैसे रीड कर रहे हैं, कैसे अपने आई थिंक इन्वेस्टमेंट साइकिल में अभी भी इनको इंक्लूड कर सकते हैं? अभी भी क्या चीज़ करने लायक है इस स्पेस में, नॉन लैंडिंग स्पेस में? तो देखिए, इसको आप दो पहलू पे देखिए बीरेन जी, एक है स्ट्रक्चरल और दूसरा है टैक्टिकल। स्ट्रक्चरल रूप पर अगर आप देखें तो भारत में इक्विटी की ओनरशिप आज भी 6% से कम है, यानी कि एक बहुत बड़ा रूम बाकी है इक्विटी ओनरशिप को बढ़ावा देने के लिए। और इक्विटी ओनरशिप जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे जितने इसके अटेंडेंट और एंसिलरी सर्विसिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे कि रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट्स हो गए, कस्टोडियंस हो गए, और इस तरह के और ब्रोकर्स भी हो गए, वो इन सब के बेनिफिशियरी होंगे। तो स्ट्रैटेजिक रूप अगर आप देखें तो मुझे ये स्पेस जो है ये लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजिकली अट्रैक्टिव लगता है। रही बात टैक्टिकल की, तो जिस तरह से सेबी ने कुछ गाइडलाइंस इशू किए जिसका कि डायरेक्ट असर F&O के वॉल्यूम्स पर पड़ने वाला है 20 नवंबर से, उसका असर हम देख रहे हैं कि ऑलरेडी डिस्काउंट होना शुरू हो गया है इन ब्रोकर्स के स्टॉक प्राइसेस में और इनके वैल्यूएशंस में। लेकिन हो सकता है कि पर यूनिट इनकी रेवेन्यू कम हो जाए या उधर वॉल्यूम कम हो जाए, लेकिन जो मार्केट है, जो एड्रेसेबल मार्केट है, वो धीरे धीरे और बड़ा हो जाएगा। तो इनकी अर्निंग्स मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा डेंट नहीं होगी। इसी के लिए मुझे लगता है कि टैक्टिकली अगर गिरावट आती है इस फाइनेंशियल एंसिलरी स्पेस में तो उसका फायदा उठाना चाहिए और वीकनेस का लाभ उठाते हुए इन स्टॉक्स को उठाना चाहिए। मैं आपसे वेरी क्विकली टेक्नोलॉजी कंपनियों पर एक राय लेना चाहूंगी, क्योंकि एक तो अमेरिका में वो रेट कट साइकिल शुरू हो चुका है। कुछ पॉकेट से सिग्नल्स आने लगे हैं कि यहाँ पर शायद अब वो डिसीजन मेकिंग साइकिल कुछ बेहतर होगा। कुछ डिसेंट डील विंस कंपनियों ने क्लॉक किए, लेकिन ये थर्ड क्वार्टर Q2 में जो होगा वो बात अलग है। लेकिन थर्ड क्वार्टर से जो नॉर्मली एक लीन क्वार्टर रहता है, क्या उम्मीद करें, या फिर फोर्थ क्वार्टर थोड़ा सा बम्प अप दिखा सकता है? आपकी एक्सपेक्टेशन क्या होगी, कंसिडरिंग वो बड़ा इवेंट जो हम टाल रहे थे दिसंबर तक, एक बार तो आ ही चुका है? बिल्कुल। तो देखिए, मेरे ख्याल से जो इस तिमाही में जो सबसे ऑप्टिमिस्टिक सेक्टर रहेगा वो मेरे ख्याल से IT रहेगा, क्योंकि जो स्टेटमेंट्स आएंगे IT कंपनी से मेरे ख्याल से बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक स्टेटमेंट्स आने चाहिए, बोथ इन टर्म्स ऑफ उनकी विजिबिलिटी ऑफ डील विंस एंड उनकी ओवरऑल आउटलुक ऑन द मार्जिन्स। क्योंकि जो बड़ा प्रेशर उनके मार्जिन पर वेज हाइक का पड़ा था वो अब उतनी तेजी से और आगे नहीं आने वाला। और डील विंस जिस तरह से इस क्वार्टर में अनाउंस किया जाएगा और जिस तरह की विजिबिलिटी अनाउंस की जाएगी, उससे मुझे लगता है कि आउटलुक जो है इस सेक्टर का और ज्यादा इंप्रूव हो जाएगा। साथ ही साथ ओवरऑल US का एनवायरनमेंट इलेक्शन खत्म हो जाने के बाद मेरे ख्याल से ये जो अभी असमंजस की स्थिति है कि शायद रिसेशन हो या ना हो, उस पर भी हमारे ख्याल से क्लैरिटी आ जाएगी। और ओवरऑल लगता है कि IT सेक्टर खास करके US फोकस्ड IT कंपनीज के लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। शुक्रिया आप हमारे लिए समय निकाल कर अपनी राय देने के लिए। अपॉर्चुनिटी। थैंक यू। चलिए अब बात करते हैं